Alright, so let's do the meninges, blood-brain barrier, or vomiting syndrome quickly. I want to make this video as short as possible because I'm now aiming at making smaller videos for better revision and repetition. Repetition. अच्छा जी पहले हमारे पास meninges आ जाते हैं meninges क्या हैं जी these are protective coverings of the CNS प्रोटेक्ट करती हैं इस CNS को the brain and spinal cord are wrapped in three meningeal layers ठीक है तो ये आपके पास स्कल है स्कल के अंदर बाहर से अंदर जाते हैं ठीक है स्कल के अंदर ड्यूरा मैटर है ड्यूरा मैटर के बाद आपकी एरिकनॉइड मैटर है एरिकनॉइड के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है सब एरिकनॉइड स्पेस ठीक है एक और दफा रिपीट करूं इस पिक्चर के साथ बाहर सबसे स्कल है ठीक है बोन ऑफ स्कल उसके नीचे पड़ा हुआ है ड्यूरा मैटर और ड्यूरा मैटर के नीचे क्या पड़ी होगी ऑब्वियसली समझ आ रही है कि सब ड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर के ऊपर क्या पड़ी होगी एपिड्यूरल स्पेस तो स्कल के बाद आती है एपिड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर और सब ड्यूरल स्पेस आ जाती है फिर हम आ जाते हैं एरिकनॉइड मैटर में ऑब्वियसली एरिकनॉइड मैटर के नीचे सब एरिकनॉइड स्पेस पड़ी होगी फिर आगे पाया मैटर है जो कि ब्रेन के बिल्कुल साथ चिपकी है तो जो सबसे अंदर पाया मैटर है ना वो ऑलमोस्ट ब्रेन के गायरा और सल्फर के साथ चिपकी है ठीक है ट्यूरा मैटर जो है बाहर वाली ये टफ मदर की तरह आप इसको याद कर सकते हैं ये आउटर थिक फाइबर्स लेयर है दिस इज द टफ मदर इट्स डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म अब ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी करती है वीनस साइनसेस फॉर्म करती है और ब्रेन को एंकर करती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूरल फोल्ड्स है हमारे फॉर एग्जांपल ड्यूरा फॉर्म्स पार्टीशन ठीक है एक पार्टीशन है जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को राइट वाले को लेफ्ट वाले को अलग करती है और इसको हम कहते हैं फॉग सेरेब्रम फिर एक है जो कि सेरेब्रम को सेरेबेलम से अलग करती है और इसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई ठीक है तो जो अब हमारे पास दो तरह के हमने पढ़े हैं फॉग सेरेबेलाई वो है जो कि दो हेमिस्फेयर्स को ब्रेन के अलग कर देती है और जो सेरेबेलम को सेरेब्रम से अलग करती है वो टेंटोरियम सेरेबेलाई ठीक है अब अगर एपिड्यूरल हेमाटोमा हो तो एपिड्यूरल हेमाटोमा इज यूजुअली caused by middle meningeal artery rupture typically after temporal bone fracture ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ठीक है ये हम यहाँ पे एपिड्यूरल हेमाटोमा देखते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है ना इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ना मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है यहाँ से एक एमएमए मिडिल मेनिंजियल आर्टरी गुजर रही होती है ये देखेंगे टेम्पोरल बोन के पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ से गुजर रही है इसका हेमाटोमा होता है कोई टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया आमतौर पे बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हेलमेट के बगैर स्कल की साइड पे लोग गिरते हैं ठीक है तो होता क्या है कि ब्लड एक्यूमुलेट्स बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा ड्यूरा के ऊपर है ना एपिड्यूरल स्पेस तो ब्लड एक्यूमुलेट करता है स्कल और ड्यूरा के बीच में और ये एपिड्यूरल स्पेस है तो हेड इंजरी ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए बंदा बेहोश हो गया और लूसिड इंटरवल आया जिसमें उसे कुछ समझ नहीं एक नशे वाला बेहोश होना था और रैपिड डिटीरियोरेशन होती है इसमें वेरी हाई हीट क्योंकि फटाफट आप सीटी स्कैन कराते हैं सीटी स्कैन पे आपको नजर आता है कि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस शेप्ड हाइपरडेंसिटी है ये खून इकट्ठा हुआ होता है सीटी स्कैन पे और आपको नजर आता है कि सूचर लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं इसमें ये बाय कॉन्वेक्स लेंस शेप्ड हाइपरडेंसिटी होती है ये डेंजरस क्यों होती है क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को एकदम से बढ़ा देती है आपके ब्रेन के आपके जो स्कल के अंदर जो सारा वेंट्रिकल सीएसएफ था ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो क्या करता है कि आपका ब्रेन का प्रेशर मेंटेन करता है रैपिड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये बढ़ा देती है अब नॉर्मल सीएसएफ क्या होता है 70 टू 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर ठीक है इसको हम 10 टू 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर भी बोलते हैं ठीक है ये नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर है 70 टू 80 मिलीमीटर ऑफ वाटर या फिर हम बोलते हैं 10 टू 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ठीक है ये आपका नॉर्मल सीएसएफ है अब अ, क्या कहते हैं जब 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है ना तो दिस इज कंसिडर्ड एलिवेटेड तो अब होता क्या है हीमाटोमास में ये प्रेशर सीएसएफ के बढ़ जाते हैं डर क्या होता है अनकल हर्निएशन क्रेनियल ट्री की कंप्रेशन डेथ अनकल हर्निएशन क्या होता है जी आपके ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में हर्निएट ना कर जाए ठीक है अच्छा ये हमने ड्यूरा मैटर देख लिया इसमें हमने एपिड्यूरल हेमाटोमा भी देख लिया अब हम मिडिल डेलिकेट लेयर देखेंगे जो कि एरिकनॉइड मैटर है एरिकनी जो है वो स्पाइडर मतलब होता है इसका लैटिन में तो इट्स लाइक अ स्पाइडर मेशवर्क काइंड ऑफ अ मिडिल डेलिकेट लेयर व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट अगर आपको याद हो तो ड्यूरा मैटर मेसोडर्म से बना था और एरिकनॉइड जो है वो न्यूरल क्रेस्ट से बना है
उसके नीचे आपके पास सब एरिकनॉइड स्पेस है। ये एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में इसमें सीएसएफ होता है, सेरिब्रल आर्टरीज पड़ी होती हैं, वेन्स भी पड़ी होती हैं। अब बिल्कुल जिस तरह एपिड्यूरल हेमाटोमा था, यहाँ पे आपके पास सब एरिकनॉइड हेमरेज होता है, और दिस इज यूजुअली रप्चर्ड ड्यू टू रप्चर्ड बेरी एनेरिज्म। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। Okay, so quickly, subarachnoid hemorrhage क्या होता है? This is usually caused by a rupture of a perisaccular aneurysm, which releases blood into the subarachnoid space. तो बेसिकली द स्पेस बिटवीन द एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, इसके बीच में आपके पास रप्चर हो जाता है। यहाँ पे आप देखें होता क्या है, बेरी एनेरिज्म इज a small balloon-like outpouching of an artery, and it usually occurs at the site of सर्कल ऑफ विलिस ब्रांच पॉइंट्स। अभी हम देखेंगे सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है। ये सर्कल ऑफ विलिस है जो ब्रेन के सरफेस पे होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कॉमन साइट्स आप देखेंगे, बेसिलर आर्टरी आ रही है, और यहाँ पे आपके पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये बाइफिकेशन ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जहाँ पे बाइफिकेशन हो रही होती है ना आर्टरीज की सर्कल ऑफ विलिस में, वहां पे ये वेरी एनेरिज्म्स फॉर्म करते हैं। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में बड़ा कॉमन है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में बड़ा कॉमन है इस जगह पे। ठीक है, ये जो 2 बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की बाइफिकेशन पे भी बड़ा कॉमन है, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने 3 बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसके कॉमन पॉइंट्स हैं। होता क्या है, बेरी एनेरिज्म रप्चर कर जाता है, आर्टेरियल ब्लड एंटर्स द subarachnoid स्पेस रप्चर की वजह से। मेनिंजियल इरिटेशन होती है और एकदम से आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट कहता है वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। जब भी पेशेंट कहे वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, क्या वो बोले कि थंडर क्लैम्प हेडेक है, थंडर क्लैप हेडेक, ये उसका वर्ड होता है। तो आपने सोचना है कि पेशेंट को है सब एरिथ्मोइड हेमरेज। ठीक है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, एक्सप्लोसिव हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। साथ में ना नेक स्टिफनेस होती है। नेक स्टिफनेस क्यों होती है? आपके पास मेनिंजेस की इरिटेशन की वजह से नेक स्टिफनेस होती है। मेनिंजाइटिस में भी नेक स्टिफनेस होती है ना, दिस कॉजेज मेनिंजिसमस और पॉजिटिव कर्निक की साइन, ये आगे हम देखेंगे। सीटी अपीयरेंस में आपको सल्काई और सिस्टर्न्स के अंदर ब्लड नजर आता है, स्टार शेप्ड ब्लड अराउंड सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और चीज है कि सब एरिथ्मोइड हेमरेज में जो आप लंबर पंक्चर करेंगे तो आपको ज़ैंथोक्रोमिया मिलेगा। ज़ैंथोक्रोमिया क्या होता है? बेसिकली सीएसएफ येलो हुआ होता है आरबीसीज की ब्रेकडाउन की वजह से। ये आप याद रख सकते हैं। अब हम पाया मैटर पे चलते हैं। पाया मैटर जो है, ये थिन डेलिकेट इनर लेयर है, ये टाइटली ब्रेन के साथ चिपकी हुई होती है, न्यूरल क्रेस्ट से डराइव होती है, ये गायरा और सरकाई बनाती है, और ये सीएनएस को नरिश करती है, ब्लड वेसल्स को कैरी करती है, सीएनएस सरफेस को सपोर्ट करती है। यहाँ पे मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपको फीवर, हेडेक, नेक रिजिडिटी और फोटोफोबिया मिलता है। अच्छा जी, why does meningitis hurt? Because inflamed meninges are pain sensitive, especially dura. कर्निक साइन क्या होता है? हिप फ्लेक्शन में नी एक्सटेंशन पेनफुल होती है, दिस इज द कर्निक साइन। ये मेनिंजाइटिस में मिलता है। मेनिंजियल साइन आपके पास कर्निक साइन है और ब्रडजिनकी साइन है। ठीक है, पहले आपके पास कर्निक साइन है। कर्निक साइन में आप जब भी हिप फ्लेक्शन करेंगे आपको नी एक्सटेंशन पेनफुल मिलेगी, और जब आप ब्रडजिनकी साइन पे नेक फ्लेक्शन करेंगे तो नेक फ्लेक्शन के साथ हिप और नी फ्लेक्शन अगेन पेनफुल होगी। ठीक है, क्योंकि मेनिंजेस आपके इन्फ्लेम्ड है, पेन सेंसिटिव है, इरिटेटेड है। ठीक है, अब आपके पास कुछ ब्रिजिंग वेन्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं ना, इनको इनकी वजह से ब्रिजिंग वेन्स जो है वो सब ड्यूरल स्पेस में ट्रैवल करती है, इसकी वजह से सब ड्यूरल हेमेटोमा हो जाता है। ठीक है, क्रेसेंट शेप ब्लीड होती है एंड कैन क्रॉस सूचर्स। तो मजे की बात यह है कि जो ब्रिजिंग वाला आपका है ना सब ड्यूरल हेमेटोमा, ये सूचर्स क्रॉस करता है। लेकिन जो हमने पढ़ा था ना एपिड्यूरल हेमेटोमा, ये सूचर्स क्रॉस नहीं करता। ठीक है, सब ड्यूरल करते हैं, एपिड्यूरल नहीं करता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर सीएनएस को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है। ठीक हो गया। इट प्रिवेंट्स टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, ड्रग्स एंड इम्यून सेल्स फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन टिश्यू। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास ये कैपिलरी टाइट जंक्शन होते हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और फिर एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइट जंक्शन है ना, ये वाले, ये एंडोथेलियल सेल्स के बीच में होते हैं, तो ये पैरासेल्युलर मूवमेंट को रोकते हैं। एस्ट्रोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोसाइट्स के पैर होते हैं।
इसकी जो फुड प्रोसेसेस होते हैं ना, इस इमेज में देखिए, जो इसके फुड प्रोसेसेस होते हैं, ये जो है ना कैपिलरीज को सराउंड करते हैं। दे मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर? बेसिकली लिपिड soluble substances can cross blood brain barrier. अल्कोहल, एनेस्थेटिक्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा जी, रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टर्स, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, अमाइनो एसिड्स को। वाई इज ग्लूकोज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ब्रेन इज हेavily डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आखिर के टाइम पे आपकी बस हो रही होती है ना, आपसे ब्रेन वाली पढ़ाई नहीं हो रही होती, लेकिन आपसे उस वक्त फिजिकल काम पे आए तो हो जाता है। ठीक है। ब्रेन heavily depends on glucose transported via GLUT1 receptor। जो GLUT1 रिसेप्टर है ना, वो ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज। ये चीज याद रखना। ठीक है ना? अच्छा जी, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ये नहीं भूलना। अच्छा जी, क्लिनिकली हम देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है, लो ग्लूकोज की स्टेट जो है आपकी हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें ब्रेन डिसफंक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा होते हैं, बिकॉज न्यूरॉन्स रिलाई ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन ग्लूकोज। कुछ हमारे सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स हैं, ये स्पेशल रीजन है जहाँ पे कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है। कौन कौन से रीजन हैं ये? हमारे पास तीन रीजन है। एक एरिया पोस्ट्रीमा है। ठीक है, ये देखो, एक ये एरिया पोस्ट्रीमा है। ठीक है। पेन पकड़ ली थी, कुछ और ही पकड़ लिया। ओके। एक हमारे पास, आई विल ट्राई टू पकड़ लूंगी। एक हमारे पास ये एरिया पोस्ट्रीमा है। ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। एक हमारे पास ओवीएलटी है, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम लैमिना टर्मिनालिस, इसको ओवीएलटी कहते हैं। ये ऑस्मोलैरिटी चेक करता है, इसमें भी कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं। तीसरी चीज हमारे पास न्यूरो हाइपोथेसिस है, इसमें भी कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। क्यों जी? ये हार्मोन रिलीज करता है। एरिया पोस्ट्रीमा जो है ना, ये एरिया पोस्ट्रीमा, ये टॉक्सिन्स और कीमोथेरेपी ड्रग्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये वॉमिटिंग ट्रिगर करता है एरिया पोस्ट्रीमा जो है। और क्लिनिकली जैसे कीमोथेरेपी की वजह से वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है ना, कीमोथेरेपी जो है ना एरिया पोस्ट्रीमा को स्टिमुलेट कराता है, इसलिए जो है ना सिवियर नॉजिया वॉमिटिंग होती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हम दवाइयाँ देते हैं खास किस्म की, जैसे कि ऑनडेनसेट्रॉन बहुत कॉमन है आजकल, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। ठीक है, ये हम दवाइयाँ देते हैं, ये जाके इस एरिया पोस्ट्रीमा पे काम करते हैं, जो 5-HT3 है ना। ओके, ये बात नहीं भूलना। ये कैसे दवाइयाँ, हाउ आर दे एबल टू ट्रीट द वॉमिटिंग, ये इसका मसला हल कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर की डिसरप्शन कब होती है जी? स्ट्रोक में होती है। और कब कब होती है? ट्यूमर्स, ट्रॉमा, इन्फेक्शन। होता क्या है? फ्लूइड लीक्स इनटू द ब्रेन, यू गेट वेसोजेनिक एडिमा। ठीक है, क्लिनिकली हम इसमें क्या देते हैं? मैनिटॉल देते हैं। दिस पुल्स वाटर आउट ऑफ ब्रेन एंड रिड्यूसेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब भी फ्लूइड लीक्स इनटू द ब्रेन ना, और आपको वेसोजेनिक एडिमा मिले, तो हम इसमें पता है कौन सी दवाई देते हैं? हम इसमें देते हैं जी, इसको साइड पर रखते हैं। ठीक है, हम इसमें देते हैं जी मैनिटॉल, क्योंकि ये वाटर को ब्रेन में से निकालता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करता है। जब भी आपके पास वेसोजेनिक एडिमा आए, हमने देना है जी मैनिटॉल। ठीक है ना? ये चीज़ याद हो गई है। ओके जी। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट ये याद रखें कि जो मैनिटोल है ना, और जो वेसोजेनिक एडिमा है ना, बेसिकली ये दिस कैन ट्रांसिएंटली डिसरप्ट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, now the vomiting center is very important। इसको देख लेते हैं, बल्कि इसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है।